दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन शिक्षण। दोस्तों, ये हमारी शिक्षण अधिगम की क्लास है और इसमें हम आज टॉपिक डिस्कस करेंगे शिक्षण की प्रविधियाँ। दोस्तों, ये काफ़ी सारी प्रविधियाँ होती है, इसलिए हम एक या दो पार्ट में ही इनको कंप्लीट करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। दोस्तों, शिक्षण प्रविधियाँ क्या होती है उससे पहले हमें यह जानना होगा कि शिक्षण प्रविधि कहते किसको है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं कुछ बता देती हूँ जिससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे खुद की लाइफ से। जब हम सभी अपने स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ते थे तो आपको याद होगा कि आपका हमेशा कोई ना कोई एक फेवरेट टीचर रहा होगा। तो दोस्तों, किस तरह से फेवरेट बनते हैं टीचर? तो दोस्तों, अगर आपने इस बात का रीज़न समझा हो कि वे आपके फेवरेट क्यों थे, या तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही इफ़ेक्टिव था या सरल था, या फिर उनका बोलचाल का ढंग कुछ अलग था जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाता था, और इन्हीं कारणों की वजह से वो टीचर आपके फेवरेट हो जाते थे। तो दोस्तों, किसी अध्यापक के पढ़ाने के ढंग को या उसके पढ़ाने के तरीके को ही प्रविधि कहते हैं, शिक्षण की प्रविधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब एक जो राइटर है थ्रिंग के अनुसार, इनके अनुसार जान लेते हैं कि शिक्षण प्रविधि क्या होती है। तो पहली परिभाषा थ्रिंग के अनुसार, थ्रिंग महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षक शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा, साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वह इसे कैसे करे। दोस्तों, अगली परिभाषा दी है MP मोफ्ट महोदय ने। देखते हैं मॉफेट महोदय ने क्या कहा। ये कहते हैं कि शिक्षण प्रविधियाँ का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीके में होता है। आगे एक और मनोवैज्ञानिक हुए SK अग्रवाल। इन्होंने क्या कहा कि छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभिष्ट सिद्ध करता है। यही होता है शिक्षण की प्रविधि। SK अग्रवाल जी ने बहुत ही प्रभावी डेफिनेशन दी है। एक बार और देखते हैं हम, जिससे आप कभी इसको नहीं भूलोगे। छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है और अपना अभिष्ट सिद्ध करता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गई होगी। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी होती है। तो वे निम्नलिखित है। जैसे पहली होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। फिर होती है विवरण प्रविधि, उसके बाद आ जाती है वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, देन स्पष्टीकरण प्रविधि, फिर कहानी प्रविधि और निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि और समूह चर्चा प्रविधि। तो इनकी संख्या 14 होती है। ये 14 प्रविधि हमारे सिलेबस में दी गई है। हे गाइस, आपको इतनी सारी प्रविधियाँ देख के घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ या तो नाम पूछ लिए जाते हैं कि 4 या 5 प्रविधियों के नाम बताएं, या फिर इनमें से आपको कोई एक प्रविधि क्वेश्चन में मेंशन करके दी जाएगी, जैसे कहानी कथन प्रविधि क्या होती है, इसका उल्लेख करें, या फिर इस तरह से पूछा जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जिससे हम आगे कभी ना भूलें और हमें अगर बिल्कुल एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन याद भी नहीं होगी तो थोड़ी सी एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगी। एग्ज़ाम टाइम पे हम उसको रिकॉल कर पाएंगे। तो अब देखते हैं फटाफट से एक एक करके सारी प्रविधियाँ। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जिज्ञासा मानव स्वभाव की पहचान होती है। सदियों से मानव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए लगातार नित्य नए नए प्रश्न किए हैं, प्रयोग किए तथा आविष्कार किए। इन सब के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि की है। दोस्तों, हमारे ज्ञान में वृद्धि तभी होती है जब हम में कुछ नया करने की या कुछ नया आविष्कार करने की, प्रयोग करने की या मन में जिज्ञासा होती है जानने की। तो तभी, और ये जिज्ञासा किस तरह से उत्पन्न होती है? जब हमारे मन में कोई प्रश्न आता है। तो यही होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं।
दोस्तों प्रश्नोत्तर परिविधि के जन्मदाता को आप नोट कर लीजिएगा, ये सुकरात महोदय है और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रश्नोत्तर परिविधि के जनक किसे माना जाता है, तो वो सुकरात महोदय है। इन्होंने ही प्रश्न परिविधि का वर्णन किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि प्रश्नोत्तर परिविधि के 3 सोपान होते हैं। कौन कौन से? निरीक्षण, अनुभव व परीक्षण। दोस्तों प्रश्नोत्तर परिविधि के जन्मदाता सुकरात को माना गया है और इन्होंने 3 सोपान बताए हैं, निरीक्षण, अनुभव व परीक्षण। दोस्तों प्रश्न के कुछ रूप होते हैं, वो आपके सामने इस डायग्राम में शो किए गए हैं। तो हमारे मन में जब कोई प्रश्न उठता है तो किस तरह से आता है, यही कहना चाहता है डायग्राम कि हम कैसे पूछते हैं। देखो जैसे अभी मैंने एक प्रश्न किया, उसमें आया कैसे, ये काम कैसे होगा, कब होगा, क्या ये मुझे करना पड़ेगा या कौन करेगा या किस तरह से होगा। ये इतने सारे प्रश्न हो जाते हैं जिनका निष्कर्ष निकालने की जिज्ञासा हमारे अंदर होती है। तो यही प्रश्नोत्तर परिविधि की खासियत है कि इसका प्रयोग हम जाने अनजाने में करते ही रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, और यही होना ज़रूरी भी है क्योंकि ये हमारी सीखने की गति को बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों पारकर महोदय ने प्रश्नोत्तर परिविधि की परिभाषा क्या दी है, ये हम देखते हैं कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। क्या कहा इन्होंने कि प्रश्न जो है वो आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी होता है। दोस्तों प्रश्न विधि का महत्व होता है, तभी तो हम इसका प्रयोग करते हैं शिक्षण में। तो भी कौन कौन से महत्व है जो प्रश्नोत्तर परिविधि के शिक्षण में होते हैं। इसमें होता है एक नवीनता, कि नवीनता का आधार या नवीनता का ज्ञान छात्रों को होता है या शिक्षक को भी होता है। नवीनता का ज्ञान, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न होती है और एकाग्रता बढ़ती है। उनकी चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब वो प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, वो सोच विचार करेंगे उस चीज़ के बारे में जिससे उनकी चिंतन शक्ति का विकास होगा। पाठ के बारे में भी विस्तार से जानेंगे और शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षक अच्छे से कर पाएंगे। जब वो प्रश्न पूछेंगे और छात्र उसका उत्तर देंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग वे उसका क्या कर पाएंगे, शिक्षण का मूल्यांकन कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम बीच बीच में पढ़ाते हुए प्रश्न पूछते हैं तो छात्र सक्रिय रूप से पढ़ते रहते हैं। दोस्तों अभी कुछ बातें हैं जो शिक्षक के लिए जाननी जरूरी होती है किसी भी बालक से प्रश्न पूछने से पहले। तो वे कौन कौन सी बातें होती है वे हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि प्रश्न सरल तथा स्वस्थ होने चाहिए। प्रश्न जो है बच्चों के अनुसार उनके अनुकूल होने चाहिए या उनके स्तर के हिसाब से होने चाहिए। दूसरा क्या होगा कि प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किया जाना चाहिए। बार बार किसी एक ही बच्चे को पॉइंट नहीं करना चाहिए कि तुम ही इसका आंसर दोगे, संपूर्ण कक्षा से प्रश्न किए जाने चाहिए। प्रश्न शिक्षण स्तर के अनुकूल होने चाहिए। प्रश्न पाठ्य वस्तु से संबंध होने चाहिए या उनके साथ उनका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ा तो कोई सा और पाठ रहे हैं और प्रश्न किसी और पाठ से पूछ रहे हैं। और क्या होना चाहिए, प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। दोस्तों शिक्षण में प्रश्नों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, इसलिए इसकी परिभाषा भी कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने दी है। ये परिभाषा है काउलर महोदय के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण जो है वो प्रश्नों के द्वारा ही हो। ठीक है दोस्तों अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।